वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग ज्योग्राफी का अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें और हमारा जो पिछला वीडियो गया उसमें हमने बता दिया था किस चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से कहाँ से कितना मार्क्स आ रहा है इस बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है वो किसके अंदर आता है बाबू, भौतिक भूगोल के अंदर आता है। भौतिक भूगोल में हमारा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, तीनों चैप्टर से मिला के हमारा कितना आता है 32 नंबर आता है, और कहाँ पे कितना MCQ आता है सब हमने बात कर लिया। ठीक, तो चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, ये तो आप लोग का खैर जो बैच है उम्मीद बैच, इसका इंट्रोडक्शन है। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर का हम लोग का नाम क्या हो, ब्रह्यात प्रक्रिया तथा उत्पन्न स्वरूप। ठीक, और फर्स्ट चैप्टर हम लोग ज्योग्राफी का, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है आपको, ब्रह्यात प्रक्रिया। ब्रह्यात प्रक्रिया क्या होता है इस सबको हमको अभी हम बताते हैं ब्रह्यात प्रक्रिया क्या होता है। बस टॉपिक समझ लिए क्या क्या पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद नदी पढ़ना है, नदी के बारे में आप हल्का फुल्का जानते हो, लेकिन फिर नदी पढ़ना है, नदी कैसे बहते हो, किस रास्ता से कब होकर गुजरता है, इस सब के बारे में पढ़ना है। नदी का कार्य क्या होता है, नदी का मूल रूप से 3 कार्य करता है, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। हमें पता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, अभी नहीं देखना है, उतना समझना भी नहीं है, बस 3 कार्य करता है, इतना समझ लीजिए, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। ठीक, उसका जो कार्य कर दिया उसके द्वारा कुछ स्थल रूप बनता है, उसको हम लोग को देखना है, उसको पढ़ना है। वैसे ही हम लोग का हिमनद, ठीक है, हिमनद मतलब बर्फ का कुछ होता है, ठीक है, पहाड़ नदी उदी से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद उसका हिमनद का कार्य पढ़ना है हमें, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, इसके द्वारा जो उत्पन्न स्थल रूप होता है उसको पढ़ेंगे हम लोग। वायु, ये तो जानते ही, हवा पवन जानते ही है, उसका कार्य क्या होता है, अपर्दन, निक्षेपण, इसके द्वारा स्थल रूप जो बनता है उसे हमें बात करना है। तो यहाँ बात करें तो हम लोग का ये जो वीडियो है, ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसमें ये वाला फर्स्ट टॉपिक ये खत्म हो जाएगा, यानी ये वाला हम लोग का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नदी के बारे में जानेंगे, और 2 से 3 वीडियो हम लोग का नदी वाला पूरा कंप्लीट, और यहाँ पे 2 वीडियो काम करके मतलब पूरा उसका स्थल रूप को हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ 2 से 3 वीडियो लगेगा, हाईलिस्टली लगेगा तो, और यहाँ पर भी 2 से 3 वीडियो, यानी बात करें अप्रॉक्स हम लोग का 10 वीडियो के अंदर तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। 10 वीडियो ज़्यादा लंबा उतना नहीं होगा, कुछ छोटा छोटा मतलब मीडियम ऑन जाएगा, 25 से 30 मिनट के आसपास का वीडियो लेकिन हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 10 वीडियो में। ठीक, तो हम लोग बात करें कि हम लोग एक एक टॉपिक अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक आपसे कुछ हम बात कर लें। आपने आसपास देखा होगा कि जो धरातल रहता है, धरातल नीचे वाला जमीन, वो हमेशा एक समान नहीं रहता। धरातल क्या होता है बाबू, हमेशा एक समान नहीं रहता, हमेशा क्या होता है, बनते बिगड़ते रहता है। कभी देखिए कहीं गड्ढा हो गया, उसके बाद कहीं ऊंचा भूमि पाया जाता है, ये सब जो चेंजेस आते रहता है। जैसे समझिए कि आप अभी गए यहाँ पे, अब क्या है, ऐसा आपका एरिया सामने वाला जो ज़मीन है वो ऐसे बराबर है। आप जब कहीं से दो चार दिन बाद आए तो देख रहे हो वहाँ पे कोई गड्ढा खोद दिया, कोई क्या किया, गड्ढा खोद दिया। तो ये क्या हो गया, ये मानव ने किया, लेकिन वैसे ही क्या होता है, प्राकृतिक में भी ये बदलाव होते रहता है। वैसे भी क्या होता है, ये प्राकृतिक कारणों से भी बदलाव होते रहता है। यानी देखिए कहीं ज्वालामुखी आया था तो वहाँ का भूमि ऊपर उठ जाता है, कहीं भूसंकलन, भूकंप आता था भूमि नीचे खिसक जाता है भूसंकलन द्वारा। तो ये सब जो बदलाव होता है इसका क्या होता है, नहीं हम लोग क्या समझिए यहाँ पे, धरातल हमेशा एक समान नहीं रहता, हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है। हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। उस सब बदलाव को हम लोग को यहाँ पर समझना है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में देखिए अपना, हम लोग देखिए यहाँ बात करें, देखिए हम लोग वही बात क्या बोल रहा है, पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप, पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप हमेशा एक समान नहीं रहता। पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप क्या रहता है, हमेशा एक समान नहीं रहता है। समय के साथ विभिन्न प्राकृतिक कारणों के कारण, समय के साथ विभिन्न प्राकृतिक कारणों के कारण पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप कभी बनता है तो कभी बिगड़ता है, कभी बनता है तो कभी बिगड़ता है। यहाँ इस बात को नोटिस कीजिएगा, विभिन्न प्राकृतिक कारणों के कारण। ठीक है, विभिन्न प्राकृतिक कारणों के कारण। तो क्या समझाओ, पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप हमेशा एक समान नहीं रहता है। समय के साथ कभी प्राकृतिक कारणों के कारण पृथ्वी का धरातलीय स्वरूप कभी बनता है तो कभी बिगड़ता है। इसका उदाहरण कौन है बाबू, इसका पहला उदाहरण हमारा माउंट एवरेस्ट में 3 सेंटीमीटर का झुकाव, यानी जो माउंट एवरेस्ट है उसमें 3 सेंटीमीटर का झुकाव पाया गया, यानी एक साइड में कहीं हुए 3 सेंटीमीटर ये झुका हुआ है। और ये दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है बाबू, आज जहाँ हिमालय पर्वत है, आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पे कभी 33 सागर हुआ करता था। हिमालय पर्वत की जगह पे कभी क्या था, 33 सागर था। ये एक दिन का बात नहीं, ये बहुत मतलब समझिए कि मतलब 50 साल 60 साल मतलब बहुत लंबा प्रोसेस में होता है ये चीज़, बदलाव जो होता है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बात किया कि विभिन्न प्राकृतिक कारणों के कारण, विभिन्न प्राकृतिक कारणों के कारण जो इतना बदलाव हो जाए। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट 3 सेंटीमीटर का झुकाव पाया गया। आज सोचिए जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ कभी सागर हुआ करता था, 33 सागर। तो अब सोचिए कैसे बदलाव हुआ, इसका कौन कारण कर रहा है, विभिन्न प्राकृतिक कारण। अब प्राकृतिक कारण कौन कौन सा है उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्राकृतिक कारण को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, पृथ्वी के धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन का कारण, पृथ्वी पर कार्य करने वाले 2 प्रकार के बल हैं। पृथ्वी पर कार्य करने वाले 2 प्रकार के बल हैं। पहला कौन वाला होगा हमारा, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अब देखिए यहाँ अंतर मतलब क्या होगा, किसी के अंदर काम करना,
ठीक है, और वही मतलब बाहर हो गया, तो ऐसे ही कुछ होगा हम लोग का। देखिए अंतर्जातीय बल क्या है, वे बल जो पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं, वे बल जो पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं तथा धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्जातीय बल कहते हैं। जैसे समझ कीजिए अब पृथ्वी के अंदर कैसे काम करेगा, जैसे समझ लीजिए कि आप देखिएगा भूकंप क्या होता है, भूकंप में ऊपर से कोई आकर पृथ्वी को थोड़ी हिलाता है, ऐसे आप समझ लीजिए कि आप थोड़ी हिलाइएगा नहीं, दुनिया में कोई थोड़ी हिलाता है ऊपर से, क्या होता है अचानक पृथ्वी रहता है तो क्या होता है, नीचे से कुछ उसका एक्टिविटी होता है, नीचे में कुछ परिवर्तन होता है, वैसे क्या होता है हमारा पूरा धरती हिलने लगता है, तो क्या हो गया हमारा अंतर्जातीय बल इसके नीचे काम कर रहा है। तो ये हम लोग क्या उदाहरण बाबू, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी भी क्या होता है, ऐसे समान जमीन है, अचानक यहाँ से फूटेगा ऐसे, उसके लगेगा लावा निकलने, वो लावा क्या हो जाएगा यहाँ पे जमता जाएगा, ये पहाड़ का पर्वत का रूप ले लेता है। भूसंकलन यानी कहीं का मिट्टी है अपने आप नीचे धंस जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग का क्या है, पर्वत निर्माणकारी बल, यानी इसमें देखिए उतना आप सोचिए मतलब 9 में जो पढ़ेंगे उसको पता होगा। पर्वत निर्माण मतलब समझिए कि पृथ्वी का ये सब दो तीन प्लेट रहता है, 2 प्लेट रहता है पृथ्वी के अंदर, ठीक है, हर जगह पर पाया जाता है ऐसे। अब ये 2 प्लेट आपस में टकराता है तो क्या होता है, यहाँ का कुछ मिट्टी ऊपर उठ जाता है, इसी को हम लोग धीरे धीरे पर्वत का रूप ले लेता है, इसको हम लोग पर्वत निर्माणकारी बल बोलते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। बात समझ में आया, चलिए पहले इसको मिटाए फिर आगे हम चेंज करते हैं इसको, ठीक। तो हम लोग क्या समझे बाबू, अंतर्जातीय बल, अंतर्जातीय बल क्या होता है हमारा अंतर्जातीय बल, वे बल जो पृथ्वी के अंदर कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्जातीय बल कहते हैं। इसका उदाहरण कौन है बाबू, ज्वालामुखी, भूकंप और भूसंकलन और पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक। तो ये देखिए हमारा ज्वालामुखी, समझ में आया। अब देखिए यहाँ का जमीन क्या रहा होगा, समान रहा होगा, अचानक अंदर में क्या हुआ, ये लावा जैसे भरते भरते क्या हुआ, अचानक वहाँ का भूमि ऊपर उठा और देखिए लावा निकलने लगा, तो ये क्या हो गया हमारा अंतर्जातीय बल, पृथ्वी के अंदर कार्य करने वाला बल क्या कर दिया, भू आकृति में क्या कर दिया, ये परिवर्तन ला दिया, भू स्वरूप में क्या कर दिया हमारा परिवर्तन ला दिया। अब यहाँ देखिए ये मस्त रोड तो बनाया गया होगा, अब क्या हुआ भूकंप आया, देखिए रोड कैसा हो गया, परिवर्तन ला दिया, तो इसमें यानी अंदर में कोई बल है जो इसको काम कर रहा है, यानी अंतर्जातीय बल क्या किया, इसमें धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन ला दिया, ठीक। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे भूसंकलन, देखिए नीचे में गिर गया है, यहाँ पे देखिए गिरते हुए दिखाया गया आपको, ठीक है, इसी ध्यान से देखिए, ये अभी डे 1 से स्टार्ट हो, फिर देखिएगा, देखिए डे 1 है और अब बराबर डे 2 में देखिए धरते जा रहा है, देखिए डे 8 में नीचे था क्या पूरा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सब अंतर्जातीय बल। अब देखिए हमने अंतर्जातीय बल समझ लिया, अब बहिर्जातीय बल क्या होगा, जो बाहर कार्य करता होगा, पृथ्वी धरातल के बाहर, धरातल के ऊपर कार्य करता होगा। अब देखिए बहिर्जातीय बल क्या हमारा, वे बल जो धरातल के ऊपर कार्य करते हैं, वे बल जो धरातल के ऊपर कार्य करते हैं तथा धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं, उन्हें हम लोग बहिर्जात बल कहते हैं। उदाहरण कौन है बाबू, नदी या बहता हुआ जल, दूसरा क्या है पवन, तीसरा क्या है हमारा समुद्र तरंग, और चौथा क्या है हमारा हिमनद है। समझ में आया। अब नदी या बहता हुआ जल, अभी हम समझाते हैं आपको, जैसे नदी देखिए, नदी क्या करता है, जब बहता हुआ जाता है तो आसपास की जमीन को काटता है, धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन ला रहा है, और ये पृथ्वी के धरातल के ऊपर कार्य करता है ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बहिर्जात के बल के अंतर्गत। वैसे ही हवा देखिए, एक सपोज कीजिए कोई बड़ा सा पर्वत पहाड़ है, ठीक है, अब क्या होगा, ऐसे हवा बहेगा, हवा के साथ छोटा छोटा धूल कण के जाएगा, अब इससे टकराते रहेगा, इससे टकराते रहेगा, मतलब लगातार टकराने से समझिए कि 10-20 साल में क्या होगा, वो घिस 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 के पर्वत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, पर्वत क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक। अब पर्वत छोटा हो जाएगा मतलब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा होते 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 एक टाइम आएगा कि इसमें निपट जाएगा, यानी क्या हो गया, धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन ला दिया, धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन ला गया। अब ऐसे ही समुद्र तरंगें अभी कैसे करती हैं, वो सब वैसे ही परिवर्तन लाती है पृथ्वी के धरातल को। और हिमनद क्या होता है हमारा, बर्फ का पहाड़ और बर्फ की नदी वदी हम लोग को पाया जाता है, तो इसको लोग क्या कहते हैं, वैसे ही परिवर्तन लाता है। अब देखिए यहाँ एक और बात और नोटिस कीजिएगा, जो हमारा बहिर्जात बल होता है, जो हमारा बहिर्जात बल होता है उसको हम लोग समतल स्थापक बल भी कहते हैं, बहिर्जात बल को समतल स्थापक बल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आप लोग एक बात नोटिस किया होगा कि जो हम लोग का होता है अंतर्जातीय बल, जो हम लोग का अंतर्जातीय बल, जैसे अंतर्जातीय बल से समझ लिया कि ज्वालामुखी है, जो ऐसा कुछ करके, यहाँ पर ड्राइंग बहुत गंदा बनाते हैं, कोई ना, ऐसा हम लोग क्या हो गया, जो लावा फूट गया क्या होगा, अभी लावा एक टाइम में तो खत्म हो जाएगा भाव, लावा एक टाइम में खत्म हो जाएगा, अब यहाँ क्या बच जाएगा, ये जो इसका लावा का जमा हुआ बच जाएगा, यानी पर्वत पठार का रूप ले लेगा। अब सपोज कीजिए बहिर्जात बल, यानी ये पवन है, ये बार बार क्या किया, इसको आता है टकराता है, एक टाइम में काटते 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 क्या कर देगा, इसको समतल बना देगा, तो वही हम लोग क्या बोला जा रहा है, बहिर्जात बल जो है अंतर्जातीय बल द्वारा, अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न विषमताओं, ये विषमताओं जैसे उत्पन्न हो गया, विषमताओं को समाप्त कर, विषमताओं को समाप्त करके नई स्थलकृतियों का निर्माण करता है, नई स्थलकृतियों का निर्माण करता है। इसलिए बहिर्जात बल को हम लोग क्या कहते हैं, समतल स्थापक बल भी कहते हैं। बहिर्जात बल को क्या कहते हैं हम लोग बाबू, समतल स्थापक बल भी कहते हैं। समझ में आया। अब हमको, अब देखिए हम लोग बहिर्जात बल में क्या क्या समझे बड़े, पहले हमारा क्या होता है उदाहरण, नदी बहता हुआ जल होता है, तो हम हालांकि मानते हैं आप लोग नदी बहता हुआ जल देखे, फिर भी हम दिखा दें आप लोग हल्का हल्का सब चीज़ें, ठीक।
फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये तो नदी है, ये देखिए यही हिमनद बुलाया जाता है, देखिए बर्फ का पहाड़ वगैरह सब नदी से बहते हुए निकल दी। अब देखिए ये लहर है, हमारा समुद्र का लहर है। ठीक, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ब्रहिजात प्रक्रिया क्या होता है, ब्रहिजात प्रक्रिया क्या होता है, जो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस था, कंप्लीट पूरा प्रोसेस था, उसी को हम लोग ब्रहिजात प्रक्रिया बोलते हैं। यानी देखिए जो हम लोग ब्रहिजात बल द्वारा जो धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन किया जा रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रहिजात प्रक्रिया। देखिए ब्रहिजात प्रक्रिया क्या होता है, धरातल पर धरातल के ऊपर कार्य करने वाले, धरातल के ऊपर कार्य करने वाले ब्रहिजात बल द्वारा, धरातल के ऊपर कार्य करने वाले ब्रहिजात बल द्वारा धरातल के विषमताओं को दूर करके नई अस्थलकृतियों का निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ब्रहिजात बल कहते हैं, ब्रहिजात प्रक्रिया कहते हैं, ब्रहिजात प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आया नहीं, कुछ नहीं, डिफिनेशन में देखिए क्या है ब्रहिजात, आपको ब्रहिजात बल का पता है आपको, ब्रहिजात बल क्या करता है, पृथ्वी धरातलीय स्वरूप उत्पन्न जो होता है हमारा विषमता होती है उसको दूर करके नया अस्थलकृति निर्माण करता है, बस उसी को लिख देना हमें। ब्रहिजात प्रक्रिया क्या होता है, धरातल के ऊपर कार्य करने वाले ब्रहिजात बल द्वारा, धरातल के ऊपर कार्य करने वाले ब्रहिजात बल द्वारा धरातल के विषमताओं को दूर करके नई अस्थलकृतियों का निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रहिजात प्रक्रिया कहते हैं। ब्रहिजात प्रक्रिया कितने रूप में संपन्न होती है बाबू, दो रूप में, अपक्षय और अपर्दन। ब्रहिजात प्रक्रिया कितने रूप में संपन्न होती है बाबू, अपक्षय और अपर्दन। अब हम लोग सबसे पहले अपक्षय को समझेंगे, फिर उसका हम लोग नेक्स्ट अपर्दन को समझेंगे। सबसे पहले चलिए हम लोग अपक्षय को समझ लें थोड़ा सा। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए कोई चट्टान है, कोई चट्टान है, ये समझ कीजिए चट्टान हम छोड़ देंगे, पत्थर का भाई पत्थर ले लेते हैं, समझ लीजिए ऐसा कुछ पत्थर है, ऐसा कुछ पत्थर है, समझिए कि इसको आपने बहुत गर्म कर दिया, इसको आपने बहुत गर्म कर दिया एकदम, मतलब इसको एकदम आग में लगा पका दिया, एकदम गर्म हो गया, फिर उसके बाद क्या किया, पानी डाल दिया, फिर ठंडा हुआ, फिर गर्म किया। ऐसे आप जब 5-7 बार कीजिएगा ना, वो पत्थर क्या होगा, अपने आप फट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। तो वैसे ही हम लोग क्या होता है कि मतलब ये समझिए कि बाहर में कोई पर्वत पठार है, कोई पर्वत पठार है, अब वो ठंडा का मौसम है पूरा ठंडा हो रहा है, गर्मी का मौसम है पूरा वो तप रहा है एकदम धूप में, उसके बाद क्या और बरसात के मौसम में इसमें बारिश का पानी भी गिर रहा है जो रासायनिक प्रक्रिया इसके साथ करेगा, वो ऐसा कर सकते तो क्या होता है, पर्वत को पूरा एकदम नष्ट हो जाता है और अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाता है, अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। तो वही हम लोग क्या बोला जा रहा है, अपक्षय क्या होता है, चट्टानों के अपने ही स्थान पर, अपक्षय क्या होता है, चट्टानों के अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट फूट कर बिखर जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट फूट कर बिखर जाने की क्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं, टूट फूट कर बिखर जाने की क्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं। अपक्षय में ताप, वर्षा, ओला, रासायनिक परिवर्तन इत्यादि कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको हमें पूरा डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है, कितना प्रकार का अपक्षय होता है इसी सब पे डिसाइड किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला हम लोग का, यह एक स्थिर प्रक्रिया है, यह एक स्थिर प्रक्रिया है जो लंबे समय तक चलता है, अचानक एक ही दिन में नहीं होता है, ये लंबा समय तक चलेगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में चट्टानों का हस्तांतरण नहीं होता, यानी एक स्थान से दूसरा जगह नहीं जाता है, अगर यहीं पर अगर कोई चट्टान डाले तो टूट फूट के यहीं पर बिखर जाएगा, ऐसा उठ के कहीं और नहीं चला जाएगा। बात समझ में आया तो ठीक। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अपने स्थान में कोई टूटा हुआ देखिए समझिए कि ऐसे थोड़ी रहा होगा, ये बढ़िया से ऐसे रहा होगा, अब देखिए कैसे कैसे फटते जा रहा है अपने स्थान पे, समझा, देखिए छोटा छोटा टुकड़ा में होते जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्दन, अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना, ठीक है। चलिए अब देखिए अपक्षय कितना प्रकार का होता है, अपक्षय 3 प्रकार का होता है। अपक्षय कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला अपक्षय कौन होता है, भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा होता है हमारा रासायनिक अपक्षय, तीसरा होता है जैविक अपक्षय। अब हम लोग तीनों अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक या यांत्रिक अपक्षय हम लोग किसे कहते हैं। देखिए भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, अभी हमने बताया कि इसमें हम लोग क्या होता है, वर्षा, पाला ये आदि का हम लोग का बहुत फैक्टर आता है, हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, उसी बेस पे देखिए इसको डिसाइड किया गया। देखिए भौतिक अपक्षय क्या होता है हमारा, भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय क्या होता है, भौतिक कारकों जैसे ताप, वर्षा, पाला, वायुमंडलीय दबाव, इसको देखिए अभी आप समझ लीजिए कि वायुमंडलीय दबाव कुछ होता है, ये फिजिक्स में जो है आपका है वो पढ़ाएंगे बहुत अच्छा, डेप्थ में जाकर पढ़ना है आपको। वायुमंडलीय दबाव इत्यादि कारणों से होने वाले भौतिक होने वाले अपक्षय को भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय कहते हैं। यानी जिस अपक्षय का जो कारक होता है, जिस अपक्षय का कारक क्या होता है, ताप होता है, वर्षा होता है, पाला होता है और वायुमंडलीय दबाव इत्यादि ये सब जो फिजिकल कारण है हमारा, भौतिक कारण है, उसके वजह से जो हमारा अपक्षय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक अपक्षय बोलते हैं। बस समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक अपक्षय क्या होता है।
अब देखिए वायुमंडल में पता है आपको बहुत सारा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और बहुत सारा पाया जाता है। ये सब क्या होता है, जब बारिश का पानी ऊपर से आता है ये सब क्या होता है उसमें मिल जाता है। अब मिलने के बाद जब देखिए पर्वत पर जाके गिरा, अब उसके साथ ये क्या करेगा, रासायनिक प्रक्रिया करेगा। और रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है, वो चीज़ें रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है पर्वत टूट भी सकता है, तो वही चीज़ें होती है हमारा। देखिए क्या बोला है, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे देख लीजिए रासायनिक थोड़ा सा ही गलती मिस्टेक टाइप करने वाला मिस्टेक कर दिया, ठीक है। यहाँ से हाँ रासायनिक यहाँ पे ये रासायनिक लिख लीजिए। रासायनिक अपक्षय जब वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस वर्षा के जल के साथ घुलकर चट्टानों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो चट्टानें टूट फूट कर नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार के अपक्षय को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यानी जिसमें रासायनिक फैक्टर रहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उस वजह से अगर कोई चट्टानें टूट फूट कर बिखरती हैं तो उस अपक्षय को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रासायनिक अपक्षय। ठीक है, देखिए ये सब ये समझिए इससे नहीं खतरा वो नहीं रहेगा ना, नॉर्मल चट्टान रहा होगा, इसके ऊपर देखिए इसे बूंद कैसे करके सब रिएक्ट करके खत्म कर दिया इसको, रासायनिक प्रक्रिया हुआ है, इसको सब क्या कर दिया हमने, नष्ट हो गया ये पूरा। ठीक है, ऐसे नष्ट होता तो बहुत कमजोर हो गया, एक बार ऐसा कीजिएगा ले ये नहीं टूटेगा, मतलब वो टूट जाएगा ओरिजिनल वाला। ठीक है, ये तो मजबूत है, मेरा हाथ टूट जाएगा। ठीक, चलिए अब समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया बाबू। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा बाबू, जैविक अभिक्रिया, सॉरी जैविक अपक्षय। क्या हमारा जैविक अपक्षय। अब जैविक मतलब क्या होता है, जो जिंदा है, जीव है, यानी जिंदा कौन कौन है, हम है, तुम हो, मतलब मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु है, ये चीज है ना, जानवर सब है। तो हम क्या हो रहा है, जैविक अपक्षय क्या होता है, मनुष्य, जीव जंतु तथा वनस्पतियों द्वारा होने वाले अपक्षय को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जैविक अपक्षय कहते हैं। बात समझ में आया। देखो पेड़ पौधा है, अब समझ लो कि ये कोई ये सब बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा पहाड़ हो रहा है, अब इसके ऊपर एक तो यहाँ पे पेड़ जम गया। अब पेड़ क्या करेगा, पेड़ का जड़ इसके अंदर घुसेगा, ऐसे इधर उधर घुसते घुसते क्या करेगा, इसको फोड़ते जाएगा। कहीं ना कहीं देखे होगे तुम लोग, ऐसा पत्थर उत्तर के ऊपर पेड़ जम जाता है तो फोड़ के पत्थर उठन नष्ट हो जाएगा। यही तो देखो एग्जाम्पल, देखो पहाड़ पर उतरा होगा, इसमें देखो जड़ घुस घुस के कहाँ फोड़ दिया सब इस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए हम लोग का वनस्पति यानी पेड़ पौधे के अंदर सब आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग क्या है, मनुष्य है और जीव जंतु है। देखो मनुष्य लोग एकदम मस्त आदमी, एकदम पूरा कुछ नहीं छोड़ा, सबको नष्ट किया। तो अपक्षय में भी अपना योगदान यहाँ पे निभाया जा रहा है हम लोग। अपक्षय क्या होता है, देखो पहाड़ पर्वत तो देखो कहाँ है, होगा पता नहीं, देखो कहाँ तक घुस घुस के वो लोग कर रहा है। तो यानी मनुष्य भी देखो क्या करता है, इसको तोड़फोड़ करता है, यानी अपक्षय का काम करता है। ये देखो यहाँ पर भी घुसा हुआ है, देखो बिल जैसे कि मतलब चूहा जैसा बिल बना रहा है, देख रहे हो। ठीक है, अब ये देखो कितना क्यूट सा चूहा लग रहा है, एकदम लग रहा है मस्त है, लेकिन आदमी मस्त नहीं है, बेकार आदमी है। अब देखो वहाँ बिल बनाया, बिल में क्या कर दिया, यहाँ पे खदोड़ बदल दिया, यहीं पे मिट्टी रख दिया, यानी क्या कर रहा है, अपक्षय कर रहा है यहाँ पे स्थानांतर। मिट्टी उठा के थोड़ी लेके जाएगा वो, ये भी छोड़ देगा ना, तो क्या हो गया, खदोड़ बदल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपक्षय हो गया, कटाव कर दिया। अब यहाँ का देखो यहाँ पे इतना दूर मिट्टी काटा होगा ना, चलो हम लोग का अपक्षय यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर ले तो अपरदन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर ले बाबू, अपरदन क्या होता है। अपरदन देखो क्या होता है, धरातल का जो चट्टान होता है, हवा, नदी, हिमनद द्वारा कटकर अपने प्रारंभिक स्थान से हट जाती है, प्रारंभिक स्थान से हट जाती है और परिवहन द्वारा दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग अपरदन कहते हैं, समझाते हैं। ये समझो, ये हम लोग का नदी था, ये हम लोग क्या था, नदी ऐसे बह रहा है, भैया आपका नदी अच्छा नहीं है, ठीक है मान लो ये नदी था, यहाँ पे समझो कोई बड़ा सा पत्थर था, यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर था, बहुत जोर से पानी आया, बहुत जोर से पानी आया, इसको ढकेला ढकेला क्या करिए, यहाँ सब टूट जाएगा, ये यहाँ सब छोड़ देगा ना जब। अब छोड़ने के बाद क्या हो गया, अपने काट कर अपने प्रारंभिक स्थान से हट जाती है। अब यहाँ से हटेगा और धीरे धीरे बहते 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 अब जहाँ तक पानी का स्पीड तेज रहेगा बहा के ले जाएगा और ले जाकर यहाँ पे जमा कर दिया। ये जमा होता है, इसी को हम लोग नीचे पर बोलते हैं। तो हमारा अपरदन क्या होता है बाबू, कि चट्टानों को बाहरी जो कारक होता है उसको द्वारा काट कर अपने प्रारंभिक स्थान से हटाकर ले जाकर दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देगा, उसको हम लोग अपरदन बोलते हैं। अपक्षय और अपरदन में अंतर क्या होता है बाबू, अपक्षय और अपरदन में मूल अंतर यही होता है कि अपक्षय में अपने ही स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाता है, लेकिन उसका परिवहन नहीं होता है, यानी स्थानांतर नहीं होता है। लेकिन हम लोग का अपरदन में स्थानांतर होता है, इस चीज को अच्छा से समझ लेना। अब देखो अपरदन का मुख्य कार्य क्या है, दो कार्य है, परिवहन और निक्षेपण। परिवहन क्या होता है, अपर्दित पदार्थ, अपर्दित मतलब जो काटा है, अपर्दित पदार्थ को के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। अपर्दित पदार्थ के जमाव की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आया आपको, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। अब देखिए जो हम लोग बृहजात बल द्वारा है, यानी बृहजात जो बल कार्य कर रहा था, उस बल द्वारा निर्मित स्थल रूप क्या क्या है हमारा, गॉज है, कैनियन है, जलप्रपात है, नदी बेसिन है, डेल्टा है, बाढ़ का मैदान है, वरखना है, बालू स्तूप है, लटकती हुई घाटी इत्यादि बहुत सारा आकृति होता है।
भैया हम लोग कुछ इसमें समझ में नहीं है, टेंशन ले, अभी नहीं समझना है। जब हम लोग चैप्टर में जाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, हम लोग डेप्थ में एक एक चीज़ों को हमें पढ़ते जाना है। बात समझ में आया? ठीक, अब देखिए हम लोग का यहीं तक आवाज़ पढ़ना है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे कि नदी क्या है, सबको पता है नदी क्या है, लेकिन नदी का कैसे किस प्रकार प्रभाव करता है, वो नदी का कार्य क्या है, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक पूरा आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। अब क्या कीजिएगा, आप यहाँ तक का टोटल नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स आपको यहाँ से देख देख कर नहीं बनाना, आप रफ में लिख लिया बहुत अच्छा है। मैं स्टार्टिंग में नहीं बोला क्योंकि आप लोग लिखते नहीं रफ में, तो आपने रफ में लिख लिया तो बहुत अच्छा है। आप चाहिए तो अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिए, आपको लगे कुछ और ऐड करना होगा बुक को पढ़ के आप देख लीजिएगा, जो इंप्रूवमेंट करना है आपको लगे कि उचित कर लीजिएगा, अपने हिसाब से नोट बनाइएगा, देख के छाप मत लीजिएगा। ठीक है, अब उसके अलावा जिसको अगर नोट्स में समझने में दिक्कत हो रहा हो उसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में ब्लैक ब्लू से जैसे कॉम्बिनेशन करके नोट्स बनाया जाता है वैसे कंप्लीटली नोट्स बना के डिस्क्रिप्शन में एक PDF में दिया हुआ है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना नदी स्टार्ट करते हैं। बाय।